में अब जितने का पता चला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उससे आया तो मेरा आने जाने में खर्चा हो गया, तो वहां पर किसको पकड़ा जाए? नॉन एग्जिस्टेंट और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट है, प्रिंसिपल डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट हिम। बिल्कुल, अब जिस चीज का उसमें। हेलो बच्चा पाठी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जीएनजी 2.0 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोग लॉ ऑफ एजेंसी कर रहे थे, तो लॉ ऑफ एजेंसी 50% से ज्यादा अपना कंप्लीट हो चुका था। थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, तो फटाफट से उसको रिवाइज करेंगे और इसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंप्लीट करेंगे, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन किया होगा। यार, तुम लोगों की रेगुलर क्लासेस जा रही हैं, तुम लोगों ने बोला कि सर उसमें वॉइस सही नहीं है, आप दोबारा से वीडियो डाल दो। मैंने दोबारा से शूट करके आप लोगों की डिमांड पर वीडियो डाला। एटलीस्ट कभी तो कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका कोई डाउट है। तुम लोग तो बस शांति से वीडियो देखते हो और वीडियो देख करके निकल जाते हो। अरे कम से कम कुछ एथिकली ही सही, लेकिन किया तो करो। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन बेटा मिलता है ना। अगर मैं आपके लिए शूट कर रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, तबीयत खराब हो, जैसे भी हो, लेकिन अगर एक स्टूडेंट्स की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार, फिर नई नई चीजें दिमाग में आती हैं। ऐसे क्या है कि मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा, तुम निकल गए अपने रास्ते, मैं निकल गया अपने रास्ते। लेकिन जब स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है, तो टीचर को भी मजा आता है कि यार बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे 10 चीजें पूछे, चलो बच्चों के लिए ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो बताओ, तो जब तक अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं तब तक उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। मेरी बात समझ में आई? चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो लॉ ऑफ एजेंसी में नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल लायबिलिटी। तो भाई ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्रिंसिपल लायबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम किया है तो एजेंट के किए गए काम के लिए हमेशा लायबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए लायबल हमेशा प्रिंसिपल होगा। लेकिन हाँ, उसी काम के लिए लायबल होगा जो काम एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके किया है, राइट। तो देखो, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, सेक्शन 226 से 229। देखिए जनरल रूल क्या है? एज देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पासिंग ऑफ कंसिडरेशन टू बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी। अब देखो, एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, लेकिन लायबिलिटी किसकी होगी? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल के ऊपर भी सूट फाइल हो सकता है और प्रिंसिपल भी परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है। तो जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, कंसीडरेशन, उसका जो एक्सेप्शन था, जो कंसीडरेशन का, कि ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर थर्ड पार्टी लायबल हो सकती है, थर्ड पार्टी सूट भी कर सकती है, तो ये उसका एक्सेप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एजेंट के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन सूट कौन फाइल कर रहा है? प्रिंसिपल। तो यहां पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए, लायबिलिटी रिमेन्स दैट ऑफ द प्रिंसिपल एंड नॉट ऑफ द एजेंट। एजेंट की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। एन एजेंट ऑल्सो कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट की कोई लायबिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन एजेंट इन्फोर्स भी नहीं करा सकता। एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स भी नहीं करा सकता। उसके लिए पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल ही उसको इन्फोर्स करा सकता है ना। अब देखिए कंडीशंस व्हेन प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। तो देखिए, प्रिंसिपल लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट विच आर विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई। When an agent does more than he is authorized to do, so much only of what he does as is within his authority. तो अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के कुछ भी काम किया है, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के कुछ भी काम किया है, तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी किसकी होगी? तो देखो, वहां पर दो सिचुएशन होंगी कि अगर उसने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम किया है, तो यानी कि अपनी अथॉरिटी वाला काम तो किया ही है, उसके एक्सेस में काम किया है। तो अगर बाई चांस दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, जितना काम उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर किया है और जितना काम उसको अथॉरिटी के अंदर करना चाहिए था, अगर उसको सेपरेट किया जा सकता है तो विद इन हिज अथॉरिटी वाले काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा।
और जो काम उसने बियॉन्ड द अथॉरिटी किया है उसके लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता तो फिर उस केस में प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिस्टर बी से बोला कि यार तुम मेरी कार का इंश्योरेंस कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, हम कार का इंश्योरेंस कर देते हैं। अब उन्होंने कार का तो इंश्योरेंस करवाया, साथ में उन्होंने घर का भी इंश्योरेंस अपने मन से करवा दिया। तो उन्होंने उनको ऑथराइज किया था किसके लिए? कार के इंश्योरेंस के लिए। घर का इंश्योरेंस उन्होंने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया है ना, तो भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल कार के इंश्योरेंस का पैसा देने की होगी, ना कि घर के इंश्योरेंस का पैसा देने के लिए। तो सेम वही चीज है। देखिए, is binding as between him and his principal not bound when excess of agent's authority is not separable। तो सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई, सेपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर सेपरेट हो सकता है तो जितने काम के लिए एजेंट ऑथराइज था उतने काम के लिए प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी, और जितने काम के लिए एजेंट ऑथराइज नहीं था उसके लिए एजेंट लायबल होगा। आगे देखते हैं, एनी नोटिस। तो यहां पर नोटिस वाला पॉइंट है। नोटिस वाला पॉइंट क्या है? देखो, अगर एजेंट को किसी भी बात की नॉलेज है, यहां पर नोटिस का मतलब बेटा क्या है? यहां पर नोटिस का मतलब है नॉलेज से ले लो। यहां पर नोटिस का मतलब नॉलेज से ले लो। अगर एजेंट को किसी भी बारे में पता है, अगर एजेंट को किसी भी बारे में पता है तो हम ये मान करके चलेंगे कि उस बात की जानकारी, उस बात की नॉलेज प्रिंसिपल को भी है। हाँ, लेकिन जो नॉलेज है, जो नोटिस है, वो उसकी अथॉरिटी के अंदर से रिलेटेड काम के होने चाहिए। जिस काम को करने के लिए वो ऑथराइज है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज वाली बात है तो फिर ये मान करके चला जाएगा कि अगर एजेंट को नॉलेज है तो हमें प्रिंसिपल को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल को भी पता होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, लेकिन अगर उसकी अथॉरिटी के बाहर का कोई मैटर है जिसके बारे में एजेंट को पता है, तो वहां पर हम ये अजम्पशन लेकर के नहीं चलेंगे कि वहां पर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं है ना। देखिए, एनी नोटिस गिवन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द एजेंट प्रोवाइडेड it be given or obtained in the course of the business for the principal shall, as between the principal and third parties, have the same legal consequence as if it had been given to or obtained by the principal। तो हम बिल्कुल वही मान करके चलेंगे कि जैसे प्रिंसिपल को नॉलेज है, जैसे प्रिंसिपल को पता है, वैसे ही एजेंट को भी पता है। तो हमें प्रिंसिपल को अलग से उसकी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। देखिए, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर उसने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी फ्रॉड भी किया है, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन भी किया है, तो भी उसके किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक है, देखो, मिसरिप्रेजेंटेशंस और फ्रॉड कमिटेड बाय एजेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस फॉर देयर प्रिंसिपल्स हैव द सेम इफेक्ट as if such misrepresentation of fraud had been made or committed by the principal। तो वहां पर बिल्कुल ऐसे ही मान करके चला जाएगा कि जैसे ये फ्रॉड और ये मिसरिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल ने किया है, तो जैसे प्रिंसिपल लायबल होता, वो अभी भी प्रिंसिपल की लायबिलिटी अराइज होगी। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, एग्जाम्पल एक बार देखना। चलो अच्छा, एक मैं बता देता हूं। Anu being B's agent with authority to receive money on his behalf receive from C a sum of money। अब देखो, अनु जो है वो बी की एजेंट है, अनु जो है वो बी की एजेंट है, और बी ने उसको ऑथराइज किया हुआ है कि वो उसके बिहाफ पर पैसे को रिसीव कर सकती है, जो कि उसने सी से रिसीव किया। ठीक है, ड्यू टू बी, ठीक, सी इज डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑब्लिगेशन टू पे द सम इन क्वेश्चन टू बी। अब यहां पर अगर अनु को ऑथराइज किया गया है पेमेंट लेने के लिए, ठीक है, अनु को ऑथराइज किया गया है पेमेंट लेने के लिए, और सी ने पैसा अनु को दिया है, तो सी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। अनु कुछ भी करे, अनु पैसे से अपने घर का कोई सामान खरीद ले, अनु पैसे लेकर के चली जाए, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर अनु अगर कोई भी फ्रॉड भी करती है तो भी सी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और एजेंट आपस में समझेंगे। रियलिटी क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट, कोई आदमी इतनी आसानी से पैसा छोड़ता तो है नहीं, तो प्रिंसिपल और एजेंट आपस में समझेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 इसको एक बार पढ़ना। ठीक है,
अब देखो, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी, सेक्शन 230। सेक्शन 230 बताता है कि भाई ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर एजेंट पर्सनल लायबल होगा थर्ड पार्टीज के लिए। तो भाई जनरल रूल तो है, देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट एन एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू by him or behalf of his principal nor is personally bound by them। तो जो जनरल प्रिंसिपल है, जो नॉर्मल प्रोविजन है, वो क्या है कि अगर इसके अगेंस्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि प्रिंसिपल ने जब एजेंट को अपॉइंट किया ना, तो उसी समय दोनों के बीच में डिसाइड हो गया कि भाई तू इस काम को करने के लिए ऑथराइज तो है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी रहेगी, थर्ड पार्टी के लिए लायबल तू ही रहेगा। अब दोनों के बीच में पहले से ही टर्म्स और कंडीशन फिक्स है तो बात अलग है। अदरवाइज जो नॉर्मल प्रोविजन वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। एजेंट ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है और ना ही एजेंट उसके लिए पर्सनली लायबल हो सकता है ना। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर के 5 केसेस दिए गए। इन 5 सिचुएशंस में यहां पर एजेंट पर्सनली लायबल माना जाएगा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन से। अगर फॉरेन प्रिंसिपल है, यानी कि अगर प्रिंसिपल बाहर रहता है, इंडिया के बाहर, अब्रॉड में रहता है, ठीक है, तो अब सूट फाइल करने के लिए हम अब्रॉड थोड़ी ना जाएंगे भाई। यहां पर हम जिससे डील कर रहे हैं हम उसी को ही समझेंगे, उसी का ही गला पकड़ेंगे कि भाई तूने क्या किया। अब प्रिंसिपल तो रहता है अब्रॉड में, अब जितने का पता चला कॉन्ट्रैक्ट नहीं उससे आया तो मेरा आने जाने में खर्चा हो गया, तो वहां पर किसको पकड़ा जाएगा, तो सॉरी एजेंट को, है ना। तो अगर प्रिंसिपल अब्रॉड में है तो फिर वहां पर एजेंट पर्सनली लायबल होगा। प्रिटेंडेड एजेंट, प्रिटेंडेड एजेंट का मतलब कोई आदमी प्रिटेंड कर रहा है, कोई आदमी प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एजेंट हूं, रियल में वो एजेंट नहीं है लेकिन अपने आप को जता रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि वो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो भाई जब वो एजेंट है नहीं, अपने आप को जता रहा है, तो थर्ड पार्टी के लिए वो खुद लायबल होगा। व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, जब एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। नॉन एग्जिस्टेंट और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट है, प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो गया या कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन हो गई, तो फिर वहां पर एजेंट पर्सनली लायबल होगा, या प्रिंसिपल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का केस होता है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो प्रमोटर के किए गए काम के लिए प्रमोटर खुद लायबल होता है, कंपनी लायबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती तब तक कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर प्रिंसिपल हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए। वेयर द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, जहां पर एजेंट अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, जहां पर प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं है, प्रिंसिपल को डिस्क्लोज नहीं किया, वहां पर हमेशा एजेंट लायबल होगा। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स, सॉरी, अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स टू थर्ड पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय एजेंट। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में थर्ड पार्टीज के पास में क्या क्या राइट्स होंगे, तो ये बता रहा है। तो देखते हैं, राइट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। अगर कोई भी थर्ड पार्टी एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है और थर्ड पार्टी को ऐसा बिल्कुल नहीं पता कि ये बंदा एजेंट है किसी का, वो तो मान लीजिए कि मिस्टर ए के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, तो वो तो मिस्टर ए को मिस्टर ए ही समझ करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, उसको ये बात बिल्कुल नहीं पता कि ये जो मिस्टर ए हैं ये पी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो यहां पर थर्ड पार्टी के पास में सेम वही राइट्स होंगे अगेंस्ट द एजेंट जो एक प्रिंसिपल के खिलाफ होते हैं। जो एक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में राइट होते हैं, सेम वही राइट्स एजेंट के अगेंस्ट में भी होंगे। देखिए, द सेम राइट एज ही वुड हैव had as against the agent if the agent had been the principal। तो अगर एजेंट प्रिंसिपल होता तो जो राइट प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होते सेम वही उसके अगेंस्ट में होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, एस बॉट अ टिकट ऑफ आईपीएल मैच एट वानखेड़े स्टेडियम थ्रू एबी। अब देखो, मिस्टर एस को वानखेड़े स्टेडियम में एंटर करने से मना किया गया था, रोका गया था कि भाई आप मैच देखने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन मिस्टर एस ने क्या किया, एबी के थ्रू टिकट परचेज कर लिए। अच्छा, एबी ने स्टेडियम अथॉरिटीज को बताया नहीं था कि वो एस के लिए टिकट खरीद रहा है ना। तो यानी कि जो स्टेडियम वाले थे
वो ए बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे, तो उनको ये नहीं पता था कि ए बी एस का एजेंट है। देखो, फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ऑन पर्सनल ग्राउंड्स स्टेडियम मैनेजमेंट वुड नॉट हैव इशूड द टिकट टू एस, क्योंकि स्टेडियम वालों ने एस को टिकट इशू करने से मना कर दिया था। स्टेडियम मैनेजमेंट में रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज एस टू एंटर इनटू द स्टेडियम। बिल्कुल, जो स्टेडियम वाले हैं उनके पास में, जो स्टेडियम का मैनेजमेंट, उनके पास में पूरा राइट है कि वो टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं और एस को स्टेडियम में एंटर करने से रोक सकते हैं। डन है? आगे देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल where one man makes a contract with another, the principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract। देखो, अगर बाई चांस कोई भी पर्सन एजेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है और उसको ये बात नहीं पता है कि वहां पर वो किसी का एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में यहां पर एजेंट से बिल्कुल उसी तरह की परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है, परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल किया जा सकता है, जैसा कि एक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होता। नॉर्मल सिचुएशन में तो एजेंट से परफॉर्मेंस की डिमांड भी नहीं कर सकते, लेकिन इस वाली सिचुएशन में एजेंट से परफॉर्मेंस की डिमांड करी जा सकती है। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ए who owes 50,000 rupees to B sells 1 lakh rupees worth of rice to B। तो भाई ए ने जो है बी से 50,000 रुपए लिए, ठीक है, ए ने बी से 50,000 रुपए लिए और उसको 1 लाख रुपए का राइस बेचा है बी को, ठीक है। अब ए जो है वो सी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, ए जो है वो सी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन बी को इसका बिल्कुल नहीं पता था, बी को इसका बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहां पर ए जो है वो सी का एजेंट है। तो उसने तो ये सोच करके राइस खरीदा कि यार चलो 50,000 रुपए हमें इससे लेने ही है, 1 लाख रुपए का राइस खरीद लेंगे, 50,000 रुपए की जो पेमेंट है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। तो ये सोच करके उसने राइस खरीदा। अब बाद में पता चल रहा है कि भाई ये तो एजेंट है, प्रिंसिपल तो कोई और है, प्रिंसिपल तो सी है। तो यहां पर अब जो प्रिंसिपल है ना, वो बेटा बी को कंपेल नहीं कर सकता, यहां पर वो बी को कंपेल नहीं कर सकता कि वो ए का जो डेट है उसको सेट ऑफ करने से मना करे। वहां पर वो एजेंट से परफॉर्मेंस की डिमांड करेगा, वो बिल्कुल कहेगा कि भाई मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे और मुझे नहीं पता था कि तुम एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो, तो जो पैसा तुम्हें दिया है वो पैसा मैं उससे एडजस्ट करूंगा। और इवन वहां पर प्रिंसिपल भी बी को कंपेल नहीं कर सकता कि आप बगैर सेट ऑफ किए पूरा का पूरा पेमेंट करिए। मेरी बात समझ में आई? लेकिन ये कब होगा? जब थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि जिस पर्सन के साथ में वो डील कर रही है वो एक एजेंट है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो थर्ड पार्टी के पास में ऑप्शन क्या है, टू द एजेंट और द प्रिंसिपल। अब देखो थर्ड पार्टी के पास में ऑप्शन होता है कि अगर अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है या अननेम्ड प्रिंसिपल है या एजेंट ने अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो बाद में पता चलता है कि यार ये तो इसका एजेंट है, तो वहां पर थर्ड पार्टी के पास में ऑप्शन होता है कि वो या तो एजेंट को स्यू कर दे या प्रिंसिपल को स्यू कर दे या दोनों को भी स्यू कर सकती है, ठीक है। लेकिन रेमेडी आपको एक ही बार मिलेगी, आप या तो प्रिंसिपल के ऊपर कर दो या एजेंट के ऊपर कर दो या दोनों के ऊपर कर दो, लेकिन एक बार में डिसाइड कर लो। ऐसा नहीं हो सकता पहले आपने प्रिंसिपल के ऊपर किया, केस जीत गए, फिर आपने एजेंट के ऊपर किया, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही होगा। देखो, right of person dealing with agent personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. Consequence of inducing agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable. The agent only will be held liable. He cannot afterwards hold liable the agent or the principal respectively. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अलग अलग बार लोगों को लाइबल ठहराइए। तो आपको एक बार केस करना है तो आप किसी के ऊपर भी सूट फाइल कर सकते हो या दोनों के ऊपर भी कर सकते हो। देखो, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल हिम 100 बेल्स ऑफ कॉटन। तो ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया 100 बेल्स ऑफ कॉटन को बेचने के लिए, एंड आफ्टरवर्ड्स डिस्कवर दैट बी वॉज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सी। बाद में पता चला कि बी सी का एजेंट है, तो यहां पर ए जो है वो बी के ऊपर भी स्यू कर सकता है, सी के ऊपर भी कर सकता है या
दोनों के ऊपर कर सकता है। क्लियर है? आगे देखो। अब आता है नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कब टर्मिनेट होगी? एजेंसी कब टर्मिनेट होगी? टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। एजेंसी का मतलब मैंने क्या बताया था? रिलेशन। एजेंसी का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, ये वो रिश्ता खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है? अब सारे रिश्ते खत्म। देखो, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, पुटिंग एन एंड टू द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब कितने तरह से टर्मिनेशन होता है? तो बेटा रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब कैंसिल करना। प्रिंसिपल नोटिस देगा एजेंट को, ठीक है, कि भाई इस डेट से एजेंसी खत्म। अगर डेट उसमें लिखी हुई है तो वो डेट ली जाएगी, अदरवाइज जब भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा तब की डेट मानी जाएगी। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब एजेंट की नॉलेज में आएगा तब एजेंसी रिवोक होगी, ठीक है, अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं है। दूसरा, एजेंसी रिवोक होने से पहले अगर एजेंट ने कोई भी काम किया है तो फिर उस सिचुएशन में प्रिंसिपल उस काम के लिए लायबल होगा। जैसे सपोज करो कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर ही ले लेते हैं। जैसे मिस्टर पी ने ए को अपना एजेंट बनाया, ठीक। अब इन्होंने 1 जनवरी 2026 को मिस्टर ए को एक लेटर पोस्ट किया कि आज से, मतलब आज से क्या, कि इन्होंने बस इतना बोला कि मैं तुम्हें एजेंसी एजेंट के तौर पे फ्री कर रहा हूं, अब से तुम मेरे एजेंट नहीं हो। इन्होंने इतना लिखा, ठीक। अब 1 तारीख को इन्होंने लेटर लिखा, लेटर पहुंच रहा है 7 जनवरी 2026, और इसके 2 दिन पहले यानी कि 5 जनवरी 2026 को मिस्टर ए ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। इन्होंने लेटर कब पोस्ट किया था? 1 तारीख को। पहुंच कब रहा है? 7 तारीख को, यानी कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है? 7 तारीख को। मिस्टर ए ने यानी कि एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया कब? 5 तारीख को, यानी कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले। तो क्या 5 तारीख वाले किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा? यस, प्रिंसिपल शैल बी लायबल। डन है? तो रिवोकेशन में ये चीज ध्यान रखिएगा। रिनंसिएशन बाय एजेंट, बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल एजेंट को निकाल सकता है तो एजेंट भी तो प्रिंसिपल को छोड़ सकता है ना भाई। रिलेशन तो दोनों के बीच में है ना, चाहे ये पार्टी तोड़े या ये पार्टी तोड़े, दोनों में से कोई भी तोड़ सकता है। तो जिस तरीके से प्रिंसिपल एजेंट को हटा सकता है उसी तरीके से एजेंट भी गिव अप कर सकता है उस रिलेशन को, रिनंसिएशन बाय एजेंट। और कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, एजेंसी अगर किसी भी पर्टिकुलर एडवेंचर, किसी पर्टिकुलर काम, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करी गई थी, और जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा एजेंसी अपने आप रिवोक हो जाएगी। हाँ, या डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो गई तो भी वहां पर एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड का हो गया तो भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर किसी एक फिक्स टाइम के लिए एजेंसी रखी गई थी तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा वैसे एजेंसी रिवोक हो जाएगी। नेक्स्ट है When the agency is irrevocable। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि एजेंसी को टर्मिनेट कैसे करेंगे, कब कब टर्मिनेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कब एजेंसी इररिवोकेबल होगी। इररिवोकेबल का मतलब अब एजेंसी को कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो देखिए, वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो अगर एजेंट का खुद का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है तो उस जगह पर ऐसी एजेंसी को इररिवोकेबल एजेंसी माना गया है। वहां पर प्रिंसिपल एजेंट को रिवोक नहीं कर सकता। एक बार देखो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ऐसे ही एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक 5 लाख रुपए का लोन दिया। अब मिस्टर बी उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे, ठीक। अब मिस्टर ए जब इनसे पैसे मांगने आते हैं तो इनके पास में तो पैसा है नहीं, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए से बोला कि यार मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है 20 लाख रुपए की, मैं उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पा रहा हूं, तुम एक काम करो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को बिकवा दो और जब मेरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो 15 लाख रुपए मुझको दे देना, 5 लाख रुपए तुम अपने रख लेना।
तुम्हारा काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। तो अब देखो, तो मिस्टर बी ने यहां पर मिस्टर ए को अपना एजेंट बनाया है इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, जिसमें मिस्टर ए का भी इंटरेस्ट है। तो अब यहां पर जो इस तरीके की एजेंसी होती है ना, जहां पर एजेंट का इंटरेस्ट हो, तो ऐसी एजेंसी इररिवोकेबल होती है, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। देखिए एक बार, हाँ, द एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड टू द प्रीजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट। तो यहां पर इस तरीके की एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता, विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिवोकेशन। तो अगर रिवोकेशन के लिए कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो चलो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो फिर यहां पर लॉ ये कहता है कि ऐसी एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता जहां पर सब्जेक्ट मैटर में एजेंट का इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल, अरुण गिव्स अथॉरिटी टू भारती टू सेल अरुण's लैंड एंड टू पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्रोसीड्स द डेट्स ड्यू टू हिम फ्रॉम अरुण। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया। अरुण कैन नॉट रिवोक दिस अथॉरिटी नॉर कैन इट बी टर्मिनेटेड बाय हिज इंसैनिटी और डेथ। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन का इफेक्ट क्या होगा? तो टर्मिनेशन का इफेक्ट क्या होगा, वहां पर एजेंसी रिवोक हो जाएगी। फिर अगर एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल फिर लायबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल थर्ड पार्टी की नॉलेज में भी होना चाहिए। प्रिंसिपल का काम ऐसा नहीं है कि एजेंट को हटा दिया, काम खत्म। थर्ड पार्टी की भी नॉलेज में होना चाहिए कि अब प्रिंसिपल ने एजेंट को हटा दिया। क्यों? हटाने के बाद भी अगर एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन कर लिया, पेमेंट ले आया, हटा दिया गया उसको, उसका मूड खराब हो गया, गया थर्ड पार्टी के पास, उससे पेमेंट ले आया, अब पता चला प्रिंसिपल भी पहुंच रहा है पेमेंट लाने के लिए, तो थर्ड पार्टी कहेगी यार हमको सपने में थोड़ी ना आ रहा है कि तुमने उसको एजेंट से हटा दिया था, हमें तो लगा ये तुम्हारा एजेंट होगा, हमने दे दिए पैसे उठा करके। तो भाई थर्ड पार्टी को भी बताना जरूरी है, अदरवाइज अगर थर्ड पार्टी की नॉलेज में है तो फिर एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। तो देखो द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट, नहीं सॉरी, the termination of the authority so far as regard the agent so far as regard the third person। तो ये इसके लिए पॉइंट है, राइट, और ये इसके लिए पॉइंट है ना, पॉइंट आगे पीछे हो गए। तो देखना टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी में so far as regard the agent और so far as regard the third person, दोनों को अलग अलग है। सबसे पहले देखते हैं टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम्स नोन टू हिम। तो देखो सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि अगर एजेंट को हटाया गया है तो जब एजेंट की नॉलेज में आ जाएगा, जब एजेंट की नॉलेज में आ जाएगा कि उसको हटा दिया गया है, तब से एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। थर्ड पर्सन के लिए बिफोर इट बिकम्स नोन टू देम, तो थर्ड पार्टीज के लिए भी तभी इफेक्टिव होगा टर्मिनेशन जब उनकी नॉलेज में आ जाएगा। सेम वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, है ना। हाँ, तो इसके बाद में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक बार पढ़ना बेटा, ठीक है, 100% इसी से रिलेटेड है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। अब अगर बाई चांस मान लो कि प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में क्या एजेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो फिर उस केस में एजेंट की पूरी ड्यूटी बनती है अपने प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। देखो, व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, द एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज द लेट प्रिंसिपल। अगर किसी भी प्रिंसिपल की डेथ हो गई है तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके लिए वो पूरी तरीके से बाउंड होगा, क्योंकि हिसाब किताब तो सब एजेंट को ही पता है। तो एजेंट ऐसा नहीं कि अब प्रिंसिपल खत्म हो गया, प्रिंसिपल की डेथ होगी तो अब मैं जा रहा हूं अपने रास्ते, ना, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी वो बाउंड होगा। ऑल रीजनेबल स्टेप फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्टेड टू हिम। बिल्कुल, अब जिस जिस चीज का उसमें उसका इंटरेस्ट था, जिस बिजनेस में था, जिस काम को करने के लिए उसको ऑथराइज किया गया था, तो ये उसकी पूरी ड्यूटी बनती है कि उससे, उसकी वजह से प्रिंसिपल को या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो उसको किसी भी तरीके का हार्म
ना पहुंचे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करेगा। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल की डेथ हो गई या प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो गया तो अब एजेंट अपनी लायबिलिटी से फ्री हो गया, नहीं, उनको नुकसान से बचाने के लिए, उनको लॉस से बचाने के लिए उसको जो भी एफर्ट्स कर सकता है उसको ही शुड डू दैट। आगे देखो, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। बिल्कुल भाई, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को हटा दिया या एजेंसी का रिलेशन खत्म हो गया, तो अगर एजेंट का रिलेशन खत्म तो सब एजेंट का भी रिलेशन खत्म। जब एजेंट ही नहीं है तो सब एजेंट का क्या मतलब होगा, है ना। तो देखो, टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट अपॉइंटेड बाय हिम। तो जितने भी सब एजेंट हैं एजेंट के नीचे, उनके साथ में भी सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू द रूल्स रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी। तो यहां पर आपका लॉ ऑफ एजेंसी कंप्लीट होता है। तो लॉ ऑफ एजेंसी के ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। यहां पर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी खत्म होता है ना। तो उम्मीद है कि जितनी भी 9 यूनिट हम लोगों ने करी हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग 16, 17 या 18 दिन हुए होंगे, है ना। तो 16, 17, 18 दिन में हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज किया है। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा के, तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, है ना। तो चलो, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।